हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कार्बोकेटायन के बारे में बताया हुआ था, ठीक है ना। तो अब जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कार्बन आयन के और फ्री रेडिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो ये जो कार्बन आयन है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले समझते हैं कि जो कार्बन आयन है, तो कार्बन आयन को मैंने कार्बोकेटायन को समझा जिसे कार्बोनियम आयन बोला जाता है, जिसके ऊपर आपको बता रहे थे कि आप ही ना बता रहे थे मुझे, आप बता रहे थे कि कोई सर ऐसा कोई कार्बन होगा ना सर जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम इसको कार्बोकेटायन बोलेंगे। यही ना चीज आप बोल रहे थे, तो सेम ऐसा ही बोलना है कि सर अब देखिए कहानी बदल गई कि सर अब देखिए जो हम लोग समझ रहे हैं कि जो जो ऐसा कार्बन होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम अब कार्बन आयन बोल सकते हैं। हम बोलेंगे हाँ बेसिक बोलिए ना, कार्बन आयन कब बन रहा है। देखिए कार्बोकेटायन कब बना, आप उसको कंपेरिजन करिए। कार्बोकेटायन कब बन रहा था, जब कोई लिविंग ग्रुप था वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा था, अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा था, लेके जा रहा था, तब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। अब समझना है कि जो लेके जा रहा है बच्चा ना, अगर वो कार्बन हुआ, अगर जो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है अगर वो कार्बन हुआ तो उसके पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। दैट इज आल्सो नोन एज कार्बन आयन, उसे हम कार्बन आयन समझेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए द स्पीसीज इन विच negative charge and unshared pair of electron, just like double bindi unshared pair of electron on the carbon central carbon atom is called the carbon ion। उसे हम क्या कहेंगे, कार्बन आयन कहेंगे। देखिए ये बनता कैसे है, हेट्रोलिटिक फिजन से होता है। हेट्रोलिटिक फिजन मतलब कोई बहुत डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होंगे, वो अपना लिविंग इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। जस्ट लाइक अब इसको समझते हैं। अच्छा इसको समझना है लेकिन ये समझा नहीं पा रहे हैं। अगर ये जा देखो क्या बना दिए, कार्बोकेटायन बना दिए। अब देखिए अगर ये जो जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम समझे, थोड़ी सी अगर समझना चाहें, हालांकि ये तो एग्जाम्पल जो लिया गया वो एग्जाम्पल बाय मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंटेड हो गया। तो यहाँ पर अगर हम समझना चाहें तो आपको समझा देते हैं। कोई अनदर एग्जाम्पल लेकर आप कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। वो सिंपल सा एग्जाम्पल आप लीजिएगा। कैसा एग्जाम्पल लीजिएगा, लेट अस सपोज वी हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओके, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा बच्चा, तो ये जो कार्बन होगा वो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। अब देखिए ये जब ब्रेक करेगा, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये जो है कार्बन वो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट लेके जा रहा है। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया हुआ था कि जो कंप्लीट लेके जा रहा है जिससे उसके ऊपर आ जाएगा कार्बन पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, कार्बन नेगेटिव। तो इस कार्बन नेगेटिव को हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कार्ब एनायन। ठीक, तो हम कह रहे हैं ऐसी कोई स्पीसीज, कार्बन स्पीसीज इन विच नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट ऑन द कार्बन, इट इज नोन एज क्या, क्या नोन एज, क्या नोन एज, कार्बन आयन नोन एज। ठीक है, अब समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है कार्बन आयन का। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन था। तो जब इसके स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे हैं, द नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम ऑफ कार्बन आयन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यही तो थोड़ा सा देखना है, क्योंकि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या जो लोन पेयर है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट करता है, जैसा कि आपको पता है, 12th में बताया गया है। द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, जो आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इज, देखिए आउट ऑफ 6 बॉन्डेड, जो इसमें से 8 में से जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डेड होंगे, 1, ठीक है ना, 1 इज नॉन बॉन्डेड। एक तो क्या होगा, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो नॉन बॉन्डेड होगा, उसे आप क्या बोलेंगे, लोन पेयर बोलेंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि देयरफॉर द स्ट्रक्चर इज द पिरामिडल। जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, पिरामिडल। ओवरऑल इसका जो रिव्यू है वो कह रहा है कि जो कार्बन आयन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप बोलोगे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं उसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ या फिर लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। बड़ा इजी सा स्ट्रक्चर होता है। देखिए बच्चा, ये हमारा क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और ये पेयर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, तो अब देखिए जब कोई 6 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 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 तो कितना पहाड़ा आता है ना 2 का, वेरी गुड। तो 10, आप बोलोगे 6, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, अभी तो आउटर मोस्ट सेल में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं, 6, रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन
एडिंग आती है कि नहीं आपको? गुड, एडिंग आनी चाहिए। 2 इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 8। सो हेंस जो कार्बन आयन होते हैं वो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं? 8। जो 6 वाला होता है वो बॉन्डेड होता है, जो 2 वाला होता है एज अ लोन पेयर कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना, जिसके लिए इनके पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को समझते हैं, जैसे कि हम फ्री रेडिकल वो कार्बोकेट आयन की स्टेबिलिटी को समझे थे। अब इसकी स्टेबिलिटी को, कार्बन आयन आर अनस्टेबल, जो कि जाहिर सी बात है किसी के पास अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया, लेट अस सपोज कार्बोकेट आयन, उसके पास पॉजिटिव चार्ज था ना, वो इलेक्ट्रॉन दिया था ना, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसीलिए वो अनस्टेबल होते हैं। और किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वो भी अनस्टेबल होता है। देखिए एंड हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट, any group which increase the electron density on the anionic carbon, anionic मतलब जिसके पास नेगेटिव चार्ज था, ऐसे इस कार्बन पर, ठीक है, hence decrease the stability of carbon ion, hence इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मेक अनस्टेबल, ठीक। अब देखिए क्यों अनस्टेबल कर रहा है, कैसे कर रहा है, इनकी कहानी को हम आपको समझा दे रहे हैं सिंपल में समझाने का रीजन ये है कि आपके पास दो ग्रुप हैं, एक सेकेंड, आपके पास दो ग्रुप है, एक ग्रुप आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और एक ग्रुप ऐसा बोल रहे हो जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप जी होगा। चलिए समझते हैं, यहाँ पर जी होगा। इसके बारे में अगर आपको समझना है तो देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देता है, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अब आप समझिए बच्चा, आप हो ये, ठीक, आप अच्छे से खाए पिए हो, बढ़िया से खा रहे हो, ठीक है, अब उसी में हम लेकर आए, बोले लो खाओ, लो आप खाओ, लो आप खाओ, आप खाओगे नहीं, बार बार बोलोगे अरे यार डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, जब वो आ रहे हैं मुझे खाने को ही बोल रहे हैं, मैं ऑलरेडी खाया हुआ हूँ, यही नहीं बोलोगे? तो जिसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको आप इलेक्ट्रॉन देकर क्या फायदा? वो अनस्टेबल ही होगा ना, वो डिस्टर्ब होगा। जैसे आप अच्छे से खाए पिए रहेंगे, तो अगर कोई आपको खिलाएगा, खिलाने के लिए फोर्स करेगा, आप उनको देखोगे डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है ना, यही ना रीजन होता है। जब किसी के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जस्ट लाइक कार्बन आयन, तो उसको आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो क्या होगा? अनस्टेबल फील करेगा ना। अब जिसको समझिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, वो क्या करेगा? स्टेबल फील करेगा, यही ना होता है, समझिए बात को। तो देखिए जो कार्बन आयन है ना, अगर कोई कार्बन आयन को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो उसको क्या करेगा? अनस्टेबल बनाएगा। ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेगा? सॉरी, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन 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 कितना करेगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ तक रखेगा इलेक्ट्रॉन? तो समझिए, इसको जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो कार्बन आयन को अनस्टेबल करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा वो मैटर है, खाने को मिल गया है, आप बड़ा डिस्टर्ब है, क्या होगा? कोई ऐसा आया मिलेगा क्या? आप लोग अरे यार लो यार, कब से प्रेशर में थे हम, यही ना बोलोगे? आप समझिए, जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, कार्बन आयन को स्टेबल कर देता है। यही इनका कॉन्सेप्ट है, जिसको आपको समझ में आया होगा। चलिए अब समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो कहानी होती है थोड़ी सी कार्बोकेटायन से रिवर्स होता है, रिवर्स इन द सेंस, जो देखिए कार्बन आयन है ना, वो कार्बन आयन, इस कार्बन आयन, देखिए कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा देंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा देंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। अब यहाँ की कहानी उल्टी है, जिसके पास ज्यादा एल्किल ग्रुप होंगे, मीन्स जिस कार्बन आयन के पास ज्यादा एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो ज्यादा अनस्टेबल होगा, और जिसके पास एक भी एल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा वो ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। जस्ट लाइक देखिए, जो रिलीजिंग वो इलेक्ट्रॉन, वो जो आर होते हैं ना, वो एल्किल होते हैं, आर से मतलब एल्किल होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन को ये देंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन को देंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन को देंगे, इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। अब सोचिए जरा, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, और उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, कितना लेगा भाई? कितना लेगा ये? तो ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा, इसलिए जो टर्शियरी वो होते हैं वो ज्यादा अनस्टेबल होते हैं।
वो जो सेकेंडरी होते हैं उससे कम, इसमें 2 ठो इलेक्ट्रॉन ग्रुप होता है ना, तो ये 2 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उससे, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ग्रुप होता है, 1 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ये लोग स्टेबल वो अनस्टेबल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितना फ्री है, हाइड्रोजन एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, तो वो कितना हो गया, वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। तो यही होता है कि जो कार्बन आयन का मेथाइल कार्बोकेटायन इज द मोस्ट स्टेबल कंपैरिजन टू टर्शियरी कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन लिखा है, कार्बन आयन होना चाहिए, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, कार्बन आयन होना चाहिए, कार्बोकेटायन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो टर्शियरी कार्बन आयन, सेकेंडरी कार्बन आयन, प्राइमरी कार्बन आयन और मेथाइल कार्बन आयन, ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा सा ये भी देख लिया जाए, बेंजाइल कार्बन आयन और एलाइल कार्बन आयन आर आल्सो स्टेबल बाय द रेजोनेंस ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन क्या होता है, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, समझिएगा डीलोकलाइजेशन को बता रहे हैं, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड या फिर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू वन एटम टू अदर एटम, इसी को डीलोकलाइजेशन कहते हैं। डीलोकलाइजेशन मतलब उसके लोकेशन को बदल देना, किसके लोकेशन को, डबल बॉन्ड और या इलेक्ट्रॉन किसी के लोकेशन को बदल देना विद इन द ग्रुप या मॉलिक्यूल। देखिए अब इसकी हम स्टेबिलिटी को समझ लें, आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने आता होगा क्योंकि आप क्लास 12 में पढ़ चुके हैं। देखिए कार्बन आयन है ना, इस कार्बन आयन के पास नेगेटिव चार्ज है, जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ देगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब जब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन के पास वो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, ये कार्बन बोलेगा भाई अपना इलेक्ट्रॉन तो तुम ले लो, थोड़ा सा रिलीज करो, मेरे जो प्रेशर है वो रिलीज करो। अब ये देखिए यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है ना। तो भी अल्टरनेट मूव करता है, रेजोनेंस मतलब होता है कि एक बार जब चार्ज यहाँ पर आ रहा है तो देखिए यहाँ पर चार्ज गया, फिर यहाँ पे चार्ज गया, देखिए अब ये पर आ गया तो ये दिया है, तो ये तो स्टेबल हो गया, कार्बन आयन स्टेबल हो गया, कार्बन आयन ना। अब देखिए इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया, जब ये लिया, जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। फिर ये जाएगा अल्टरनेट, एक को छोड़कर एक नेगेटिव चार्ज मूव करेगा और फिर उसको वापस इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें पोजीशन ऑफ, जैसे मैंने बताया डीलोकलाइजेशन, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड विल बी चेंज। अब यहाँ पे देखिए जो पोजीशन है और यहाँ पे जो पोजीशन देखिए चेंज हो गया ना, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड विल बी चेंज। ओके, तो ये था बेंजाइल कार्बन आयन। अब एलाइल कार्बन आयन के बारे में समझ लेते हैं। एलाइल कार्बन आयन वेरी सिंपल होता है। अब देखिए इस पे जो कार्बन आयन है इसका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये अपना रिलीज करेगा यहाँ, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये था एलाइल कार्बन आयन। आपको दिखाना होगा विच इज मोर स्टेबल, तब बोलोगे बेंजाइल कार्बन आयन इज मोर स्टेबल रादर देन एलाइल कार्बन आयन, बिकॉज बेंजाइल कार्बन आयन हैव 4 या 5 स्ट्रक्चर while this is planar, ठीक है। तो समझ में आया होगा। देखिए जो कार्बन आयन होता है वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है ना, जिसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज हाई। थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज आपको समझना होगा कि जिसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। किसमें ज्यादा होता है तो समझते हैं, लेट अस बी हैव कार्बन आयन की बात अभी तो करते हैं, अभी आपको दिखाते हैं ये चीज कैसे क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास कौन सा वो है, हाइब्रिडाइजेशन है, आप लोगे sp है, ठीक है ना। इसके पास क्या है, sp है, और इसके पास क्या है, इसके पास क्या है बच्चा, अगर डबल बॉन्ड बन रहा है ना तो आप बोलोगे sp2 है, और इस पे क्या है sp3 है, ठीक है ना। तो जहां पर sp3 आ रहा है, कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, सेकेंड एक सेकेंड देखिए, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको दिखा देंगे ना। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जहां भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहां का आप जो हाइब्रिडाइजेशन बताओगे वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। क्या होगा, sp। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पे क्या होगा, sp2 होगा। कार्बन कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वहां पे क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है ना। अब इसमें जब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50% आएगा।
परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, कैसे आप एस करेक्टर निकालेंगे? लेट अस सपोज आर जो एसपी है वो कितना है, 100% है, तो एस कितना है आप बोलोगे 50%, और पी कितना है आप बोलोगे 50%। वैसे इसमें देखना है, तो जो एसपी है ना, एसपी की जो इसको टोटल 100% मानी है, तो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 लोग को 100% में डिवाइड करेंगे तो 33 समथिंग आएगा। ठीक है, आप 33% इसको कंप्लीट करिएगा, जो एस परसेंट आएगा वो कितना आएगा, 33 आएगा। और यहाँ पे देखिए, सॉरी, हाँ ठीक है, अब देखिए sp3 है, sp3 को कंप्लीट मानिए कितना, 100%, 100% को कंप्लीट मार रहे हैं, जब इसको कंप्लीट मार रहे हैं 100%, तो 4 लोग हैं, डिवाइड करिए कितना आएगा, 25%। ठीक है, तो यहाँ पे एस करेक्टर ये आ रहा है, यहाँ पे एस करेक्टर ये आ रहा है, यहाँ पे एस करेक्टर ये आ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, वही कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होते हैं जिसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इज हाई होता है। तो जहाँ पे अगर sp बॉन्ड बन रहा है, जहाँ पे sp बॉन्ड बनेगा, जिस कार्बन आयन पे sp बॉन्ड बनेगा वहाँ के परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होगा, तो कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक सेकेंड, इसको रफ करते हैं और समझते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्डर। अब स्टेबिलिटी जो वेनाइल होता है, फेनाइल होता है, साइक्लोप्रोपाइल होता है, एथाइल होता है, एन प्रोपाइल होता है, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल। देखिए हर एक चीज हम आपको सब कुछ अच्छे से लिखते हुए चले आ रहे हैं ना, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, होमवर्क करना है। क्या होमवर्क करना है, इन सबका स्ट्रक्चर आपको अपने से अच्छे से नोट्स में बनाना है। तो आप भी एफर्ट डालिए, समझेंगे तभी ना आप समझेंगे आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है ना, तो आप अच्छे से इसको अच्छे से करिएगा। ठीक है ना, जो बेनाइल्स होते हैं कार्बन आयन वो लेस स्टेबल होते हैं क्योंकि मैक्सिमम एल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। चलिए अब समझते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बन आयन। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन ऑफ कार्बन आयन। तो इसके हम रिएक्शन को समझते हैं, कैसे रिएक्शन को समझना है कि देखिए आर हो गया, इसके पास आर, ये 3R हो गया। ठीक है ना, और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी लोन पेयर होता है। ठीक है ना, लोन पेयर दोनों चीज होती है ना। अब देखिए, अब एक्स क्या करेगा, या तो नेगेटिव चार्ज, आप देखिए एक्स क्या करेगा, इसको अटैक करेगा। ठीक है ना, अब इसके पास अटैक करेगा, अटैक करने के बाद क्या होगा, ये देखिए क्या होगा, ये जब यहाँ पर अटैक करेंगे, अटैक एक्स का करेंगे तो हम आपको मिलेगा आर सी आर, फिर इसके बाद आर, ये टर्सरी एल्किल हैलाइड मिलेगा। ठीक है, टर्सरी एल्किल हैलाइड मिलेगा, तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब चलिए एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड को देखते हैं। एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में क्या है कि जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, देखिए इसमें जब रिएक्शन होगा कार्बन आयन का नेगेटिव चार्ज प्लस CO, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लीजिए। ठीक है, तो इस कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू R, यही होगा। ठीक है ना, तो एल्बो एल्काक्साइड समथिंग करके क्या बनाएगा, एक एनायन बनाता है। ठीक है, तो ये देखिए एडिशन होता है, कैसे कार्बन आयन का एडिशन होता है, होने वाला है फ्री रेडिकल में। ठीक है ना, तो हमने कार्बन आयन को समझ लिया, हमने कार्बोकेट आयन को समझ लिया, अब फ्री रेडिकल को समझेंगे। ठीक है, द स्पीसीज इन विच कार्बन एटम क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, मतलब रख रहा है क्या, ओड या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी इज न्यूट्रल, इलेक्ट्रिसिटी इज न्यूट्रल बिकॉज, देखिए आपको जब पता लगा कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन कोई लेके जा रहा है, उसके पास फर्स्ट प्लस चार्ज लगा लिए। आपको पता लगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन कार्बन लेके जा रहा है उसके पास नेगेटिव चार्ज लगा लिए। अब आपको पता है कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसके पास चार्ज नहीं है, दैट्स व्हाई फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, बस ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, ये बनता कैसे है, होमोलिटिक फिजन से। होमोलिटिक मतलब बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम है, समझिए एटम ए है, एटम बी है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई है। अब एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, सॉरी फिर बुक से दिखाना चाहिए हमको, ये इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, तो ए के पास क्या हो रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, प्लस बी के पास वो क्या हो रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। यही ना फ्री रेडिकल होता है। चलिए देखिए, हेमोलिटिक फिजन से होता है, हेमोलिटिक फिजन तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल्स आर हाईली, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने की वजह से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और पैरामैग्नेटिक नेचर में होते हैं। अब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे समझते हैं,
अब इसको लिखते जाइएगा, अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा। पैरामैग्नेटिक डायमंड डेटा सपोज वी हैव पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स का क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। पी में कितना डिब्बा बोला जाता है, पी में 3 डिब्बा बोला जाता है। एक डिब्बा में 1 इलेक्ट्रॉन, एक डिब्बा में 1 इलेक्ट्रॉन, एक डिब्बा में 1 इलेक्ट्रॉन। कुंड यही बताते हैं कि पहले एक एक डिब्बा में 1 इलेक्ट्रॉन भरो भैया, फिर उसके बाद जब डिब्बा भर जाए तो वापस आओ, फिर 2 इलेक्ट्रॉन भरो। अभी देखो जो अभी जो कंडीशन है ये पैरामैग्नेटिक का कंडीशन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक होता है। अब हम जब बताते हैं कि हर एक डिब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन भरो, जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आप भर देते हो तो ये हो जाता है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक हो जाता है। कब, जब ऑर्बिटल्स पूरी तरह से भरे होते हैं इलेक्ट्रॉनों से तो वो होते हैं डायामैग्नेटिक, जब ऑर्बिटल खाली होते हैं वो होते हैं पैरामैग्नेटिक। चलिए अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम साल्ट को हम समझते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम साल्ट जस्ट लाइक क्या होता है कि कोई साल्ट ले लेते हैं, लेट अस सपोज वी हैव अ साल्ट सोडियम साल्ट, कार्बोक्सिल सोडियम कार्बोक्सिलेट लेते हैं, फिर इसको क्या करिएगा, अब इसको हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, जब इसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे बच्चा ना तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस नहीं इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, जब इस पे हम करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होता है जनरली आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ठीक है ना, इसके पास चार्ज होता है, नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इससे 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास लिया है इससे, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन लिया है इससे, अब इसके बाद सोडियम गया बाहर प्लस बनाकर, तो इलेक्ट्रॉन इसको देकर, जब इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है तो देखिए आपके पास क्या होगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना बच्चा, ठीक है ना, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं लगा सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होता है फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड है बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो दो इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इस कार्बन के पास जाएगा और 1 वाला इसके पास भेजेगा अपना जो ये भेज रहा है। देखिए आपको रिएक्शन को अच्छे से समझा देते हैं, ये जो फ्री रेडिकल है वो यहाँ आएगा और ये वाला फ्री रेडिकल यहाँ जाएगा, फिर से दिखाइएगा, ठीक। जब ये जाएगा तो देखिए आर के पास क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल हो जाएगा, आर के पास क्या हो जाएगा फ्री रेडिकल, ठीक है, प्लस अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है, तो आर के पास भी हो जाएगा ना, सॉरी आर के पास नहीं सी के पास भी हो जाएगा, तो इसे आप बोलेंगे CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज जो है तो हमारे पास फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो फ्री रेडिकल को हम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम बना सकते हैं, जो कोई सोडियम साल्ट लिए उससे हम क्या किए, इस पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराए, तो इसमें जो सोडियम हो गया वो बाहर हो जा रहा है, कैथोड एनोड पे जाता है वो बाहर हो गया, जब वो बाहर हो जाता है तो इसके पास एक रेडिकल छोड़ के जाता है, इलेक्ट्रॉन तो दे के जाता है इसके पास, जब इसके पास एक रेडिकल छोड़ के जा रहा है तो फिर वापस से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, यहाँ से एक रेडिकल इसके पास जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा और यही हमारा बनता है क्या, क्या बनता है फ्री रेडिकल। अच्छा हाँ, इसको दिखाए हुए हैं, देख लीजिएगा, इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा कहाँ पे क्या है, ठीक है। एनोड पे रिएक्शंस होते हैं और कैथोड पे यही सोडियम बाहर जाता है। अब चलते हैं बाय द थर्मल एंड फोटोकेमिकल होमोलिसिस। होमोलिसिस मतलब अलग अलग इलेक्ट्रॉन का जाना इक्वली। अब देखिए ये जो क्लोरीन है Cl2 है, अब Cl2 का जो ब्रेक होगा ऐसे ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये लेगा, तो ये फ्री रेडिकल बना लेंगे, फ्री रेडिकल बना रहे हैं, ठीक है ना। इसको 2 इसलिए दिखाया गया कि अलग अलग दिखाया जा रहा है। अब चलिए इसका देखिए सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तब यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, वो ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्री रेडिकल का। फिर उसके बाद हम इसको समझते हैं कि जो इसमें जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है वो बॉन्ड की ब्रेकिंग यहाँ से होती है, जब बॉन्ड की ब्रेकिंग यहाँ होती है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मेशन हुआ फ्री रेडिकल का, ठीक है। अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर हमको समझना है, कैसे समझना है, एल्काइल फ्री रेडिकल्स आर प्लेनर, प्लेनर मतलब सब एक ही प्लेन में होंगे। अब देखिए कार्बन एटम कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अब देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसकी जो वो हाइब्रिडाइजेशन होता है, द 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जो 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स विथ अदर ग्रुप, दूसरे ग्रुप के साथ से क्या करेंगे 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, जस्ट लाइक देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड, और इसके जो p ऑर्बिटल्स होते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा, ये पार्ट तो करेगा नहीं हाइब्रिडाइजेशन में,
पार्ट को तो यही करना है, जब यही लोग पार्ट करेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 120। ठीक है, अब हम स्टेबिलिटी को समझते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बड़ा इंपॉर्टेंस होता है ये। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स आर एक्सप्लेन बाय रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इफेक्ट दैट्स वाई टर्शियरी फ्री रेडिकल, जिसकी वजह से टर्शियरी फ्री रेडिकल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी फ्री रेडिकल की कंपैरिजन में। देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, ये मिथाइल रेडिकल है, ठीक है, ये क्या है वो प्राइमरी रेडिकल है, ये क्या है सेकेंडरी रेडिकल है, ये क्या है टर्शियरी रेडिकल। ये बोल रहे हैं टर्शियरी रेडिकल ज्यादा वो स्टेबल होता है, आप भी बोलोगे हाँ टर्शियरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन क्यों, टर्शियरी रेडिकल में जो स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा ना, वो कितना बनेगा 9, यहाँ पे कितना बनेगा 6, यहाँ पे कितना बनेगा 3। ठीक है ना, हम आपको अच्छे से इसको बताएंगे, और आपके लिए होमवर्क है कि आप इसका जो टर्शियरी में 9 बन रहा है, 6 बन रहा है, 3 बन रहा है, इसको आप अच्छे से बना के समझेंगे। ठीक है ना, चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्बीन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कार्बीन को हम समझते हैं। देखिए, कार्बीन्स अच्छे से समझे थे, कार्बीन्स क्या होता है। कार्बीन में भी डिफाइंड है, कार्बीन को हम बना सकते हैं कैसे 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 डिफाइन कर सकते हैं, बनाने कैसे दिखा सकते हैं। ये न्यूट्रल होता है, देखो इलेक्ट्रॉन तो रखता है इसके पास, लेकिन कोई चार्ज नहीं होता है। डाइवैलेंट होता है, डाइवैलेंट मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन इन विच कार्बन बॉन्डेड टू द 2 मोनोवैलेंट एटम, जिसमें कार्बन क्या होते हैं 2 मोनोवैलेंट एटम से बॉन्डेड होते हैं, और इसके पास क्या होता है डाइवैलेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये न्यूट्रल भी होते हैं। ठीक है ना, सबसे खास बात ये होता है। फिर उसके बाद आल्सो कंटेन 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉल्ड कार्बन। मतलब कार्बन्स क्या होते हैं, वो डाइवैलेंट होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, और वो दो अलग अलग मोनो एटम के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है ना, वो जुड़े होते हैं, उनके साथ सिग्मा बॉन्डेड के साथ जुड़े होंगे, और इसके पास एटलीस्ट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को हम कहते हैं कार्बन। और कार्बन के जो आउटर मोस्ट होते हैं, जब कार्बन जो बॉन्डिंग बनाता है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 2 अनपेयर्ड होता है। देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ 4, ये हो गया 4 टू 6, तो ये 6 हो जाएगा। अब ये 6 हो जाएगा, जिसमें 4 क्या होगा बॉन्डेड होगा, और 2 क्या होगा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए अब ये समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो जो कार्बन आर फॉर्म्ड बाय द फोटोलिसिस, फोटोलिसिस मतलब इसको चाहिए वो थर्मल, वो सॉरी सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, या थर्मल, यहाँ पे क्या होगा हीट होगा, यहाँ पे क्या होगा एच नहीं होगा। एंड आल्सो इट विल बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्केली। अब इसे हम बना सकते हैं कैसे, क्लोरोफॉर्म के इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्केली। अब देखिए ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब इनके बीच में रिएक्शन होगा, यहाँ का जो H प्लस है वो गायब होगा। जब H प्लस गायब होगा तो वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे के जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जब दे के जा रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑब्वियस सी बात पॉजिटिव चार्ज। अब इसका जो H प्लस है वो इस O के साथ मिलकर H2O बना के बाहर हो जाएगा। हमारे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लिए हैं ना तभी बच रहे हैं। अब यहाँ से एक Cl गायब होगा, जब एक Cl गायब हो रहा है, वो देखो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो रहा है, जब एक Cl गायब होगा तो इसमें से जो रिमेनिंग Na है वो NaCl बना के बाहर हो जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये यही है ना, देखो बच्चा यही है ना, ऐसा कोई कार्बन जिसके पास एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और वो सिग्मा बॉन्ड के साथ किसी मोनोवैलेंट एटम के साथ जुड़े हो, तो यही होता है क्या, कार्बीन। क्या होता है, कार्बीन होता है। ठीक है, अब समझते हैं दूसरा एग्जांपल को। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जब ये हीट इस पे वो थर्मल वो फोटोलिसिस कराया जाएगा, सूर्य के प्रकाश में सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाएगा, और हीट भी कराया जाता है। जब इसका हम रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराएंगे तो ये नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, N2 गैस बाहर हो जाएगा, और हमारा क्या बना देगा, कार्बन बना देगा। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ कार्बन्स, 2 तरह के कार्बन्स होते हैं। ठीक है ना, अब इस कार्बन को समझना है। द कार्बन्स आर 2 टाइप बेस्ड ऑन द स्पिन स्टेट। स्पिन स्टेट मतलब कि वो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, वो किस स्पीड में प्रेजेंट है, अपवर्ड स्पीड में है, डाउनवर्ड स्पीड में है, कैसे है, इसके हिसाब से समझना है। देखिए वो सिंगलेट कार्बन होता है, और क्या होते हैं ट्रिपलेट कार्बन होते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, इसको समझना है। तो जो सिंगलेट स्ट्रक्चर है उसको, सिंगलेट कार्बन है उसको समझते हैं सबसे पहले। देखिए जो सिंगलेट कार्बन होता है, इफ 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बन एटम आर पेयर्ड,
अब जो कार्बन एटम के पास है, देखिए वो ऐसे हैं, पेयर्ड, ठीक है ना, इज नोन एज सिंगलेट कार्बन। समझ में आ रहा है ना कि जब कोई दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के पास वो ऐसा पेयर्ड है, ठीक है ना, तो उसे आप बोलोगे सिंगलेट कार्बन। अब इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। अब समझते हैं, सिंगलेट कार्बन हैज इट्स कार्बन इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। जो सिंगलेट कार्बन है ना वो sp2 में रखेगा। क्यों, रीजन क्या है sp2 में रखने का, देखिए जो बॉन्डेड, जब ये बॉन्ड कर ले रहा है 1 2 3, ये बांध लेता है ना बच्चा, जब 3 होगा तो sp2 होगा। चलिए, आउट ऑफ 3 sp2 2 आर बॉन्डेड विथ मोनोवैलेंट एटम एंड अदर कंटेन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहीं पे देख लीजिए अब अच्छे से इस स्ट्रक्चर को, देखिए आपके पास कार्बन है, ये इम्पटी पी ऑर्बिटल है, ठीक है ना। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, ठीक। अब जो लोन पेयर बच रहा है, जो रिमेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, उनकी जो स्पिन है वो क्या है, सेम है, ठीक है ना, अपवर्ड डाउनवर्ड स्पिन है। जैसा कि आपको हम यहाँ पे बताए थे कि जो स्पिन है वो क्या है, पेयर्ड है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कितना हो जाएगा, sp2, ठीक। अब हम ट्रिपलेट कार्बन को समझ लेते हैं। इफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर नॉट पेयर्ड, अगर इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो पेयर नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट स्पिन में हो सकते हैं, सेम स्पिन में हो सकते हैं, अलग कहानी है, देन इट इज टर्म एज ट्रिपलेट कार्बन, ठीक है ना, जिसकी मल्टीप्लिसिटी कितने आ रही है, 3 आ रही है। देखो मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए 2s+1 एक रूल लगाया जाता है जो आपके सिलेबस के बाहर है, ठीक है ना, उसको आपको नहीं समझना है, समझना उतना है जो आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम में देते उसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। जो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है, 3। द ट्रिपलेट कार्बन हैज इट्स कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, the two sp hybridized orbitals 2 sigma bond with the monovalent 2 unshaded p orbital electron are perpendicular to each other। अब समझिएगा, इसको हम समझा रहे हैं आपको। इनका कहने का मतलब है जो ट्रिपलेट कार्बन है उसमें क्या होगा, जो स्पिन होंगे, जैसे आपको वो सिंगलेट में पढ़ रहे थे ये पेयर्ड था, अब यहाँ पेयर्ड नहीं है, वो अलग अलग है, ठीक है ना, अलग अलग होंगे। तो इसके लिए जो आप जो sp का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp आ रहा है, इसके स्ट्रक्चर को हम समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखिए यही पी ऑर्बिटल जो एम्पटी पी ऑर्बिटल था उसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है ना। अब इनका जो है वो स्पिन अलग है, इनका देखो स्पिन अलग है। अब इसके सिग्मा बांड दो सिग्मा बांड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन पार्ट कहीं नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर इसको आप लेंगे तो sp2 आएगा, अगर अच्छे से सबको समझेंगे इसको आएगा तो कितना आ जाएगा, sp आएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, sp आ जाएगा। चलिए अब वेरी इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बन। क्या रीजन है इनका स्टेबल होने का, तो जो सिंगलेट स्टेट है 2 इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, ऐसे पेयर्ड होंगे, आर इन द सेम ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल में क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आर हाई, दैट्स व्हाई ये क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे। अब दो दो इलेक्ट्रॉन जब पास होंगे तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, इसकी तुलना में इसके कि अगर दो ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ये क्या होगा, स्टेबल होगा। इसलिए जो ट्रिपलेट कार्बन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेरिजन टू सिंगलेट। आप क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से, ठीक है। अब जो ट्रिपलेट कार्बन जो कार्बन होते हैं वो स्टीरियो सेलेक्टिव टाइप के रिएक्शन देते हैं। हमको मतलब स्टीरियो सेलेक्टिव मतलब हमको वही रिएक्शन करना ही है, हमको वही रिएक्शन करना है, तो ऐसे रिएक्शन देते हैं। जैसे देखो सिस ब्यूटीन ट्रांस ब्यूटीन रिएक्ट विद सिस ब्यूटीन ट्रांस ब्यूटीन रिएक्ट विद कार्बन, इट विल गिव अस क्या दे देता है हमको, सिस। अब देखो यहाँ पर हमको समझना है कार्बन के साथ रिएक्शन कराना है, किसका रिएक्शन कराना है, सिस ब्यूटीन का। सिस बोला है ना, तो अब क्या करिएगा, इसको रिएक्शन कराइए आप इसके साथ में, कार्बन के साथ रिएक्शन कराइए। जब कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा C, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा CH2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा
CH2, जो एल्कीन था वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो एल्केन बनेगा, जैसे डायमेथिल साइक्लोप्रोपेन बनेगा। सिस रहेगा तो आप बोलोगे सिस, वह डायमेथिल साइक्लोप्रोपेन, अगर ट्रांस रहेगा तो आप ट्रांस बोलेंगे। चलिए ट्रांस कैसे रहेगा इसको देख लेते हैं रिएक्शंस को। CH2 ये क्या है, CH2 ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन। अब इसका जब रिएक्शंस कराएंगे किसके साथ, कार्बन के साथ। जब कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बांड की ब्रेकिंग होती है, यहाँ अटैक होगा, जब अटैक होगा तो क्या बनाएगा अपना बच्चा, देखो कार्बन इधर क्या आ जाएगा CH2, इधर क्या आ जाएगा, ये दोनों ट्रांस के फॉर्म में है, हाइड्रोजन, ये क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, ये क्या आ जाएगा CH2 CH2। अब इसे बोलेंगे ट्रांस साइक्लो 2 मेथिल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे नाइट्रीन्स और एराइंस के साथ, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा और अच्छे से इसको मैंने कवर किया, आप इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।